आज हम जो इस के जो शेष जो प्रश्न हैं उनको करेंगे। रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए क्या करेंगे, एक एक करके लिखते जाएंगे सवालों को और उनके रिक्त स्थानों को भरते जाएंगे। जैसे प्रश्न क्या है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि, या धान यानी होते चावल, पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? इसको विधि को खाली जगह कहते हैं। क्या कहेंगे? थ्रेशिंग। इस तरह अंडरलाइन दे देंगे इसको। धान के दानों को डंडी से पृथक करने की विधि को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं और दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। तो मलाई उस पर यानी कपड़े पर रह जाती है और दूध छन जाता है। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? पृथक्करण की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पृथक्करण की इस विधि को, यही इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? निस्यंदन। यानी तरल पदार्थों को छानने का जो विधि होती है उसको निस्यंदन कह देते हैं। इस तरह से तरल पदार्थों को छानना। समुद्र के जल से नमक। अगला सवाल है, समुद्र के जल से नमक कौन सी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? वाष्पीकरण। नमक वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम नमक को प्राप्त करते हैं। समुद्र के नमक को क्यारियों में भर देते हैं। सूर्य की उष्मा से पानी की वाष्प बन जाती है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है, नमक शेष रह जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण विधि से हम नमक प्राप्त कर लेते हैं। इससे अगला सवाल आता है कि जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है, जब पंकिल जल को, पंकिल यानी मटमैला, पंकिल जल को पूरी रात बाल्टी में रखा जाता है, बाल्टी में रखा जाता है, तो पूरी रात बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तनी में बैठ जाती हैं। अशुद्धियां तनी में बैठ जाती हैं। बैठ जाती हैं और
इसके पश्चात शुद्ध जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसके पश्चात शुद्ध जल को ऊपर से शुद्ध जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। और इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रक्रिया यानी होने वाली पृथक्करण प्रक्रिया को कहेंगे। प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निस्तारण। इसको हम कहेंगे, इसको निस्तारण कहेंगे। निस्तारण कहते हैं या कहेंगे। इस प्रकार से ये थी कुछ खाली जगह। अब अगला प्रश्न लेते हैं। सत्य और असत्य। इसमें एक एक करके जो भी वाक्य दिए हैं उनको देखेंगे। दूध और जल के मिश्रण को कैसे सवाल लेते हैं? दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। बताइए, दूध और जल के मिश्रण को निश्चित यानी छान कर, ये तरल पदार्थ दोनों ही, क्या इनको छान कर क्या पृथक कर सकते हैं? क्या जा सकता? नहीं। यहां लिखेंगे असत्य। एक बॉक्स बना देंगे ताकि पता रहे ये अपना उत्तर है। असत्य आएगा इसमें। और दूसरा सवाल लेते हैं। नमक तथा चीनी के मिश्रण को नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निष्पावन होता है जो हल्की और भारी जो मिक्स हुई चीज होती है उनको ऊपर से गिराते हैं। निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। नमक और चीनी को दोनों भारी चीज हैं। हम अनाज को भूसे से अलग कर सकते हैं। जैसे चने या मूंग आदि निकालते हैं, हवा के अंदर उसको ऊपर से डाल करके हल्के भारी चीजों को दूर कर सकते हैं। इसको नहीं कर सकते। नमक भी भारी है, चीनी भारी है, तो पृथक कर सकते हैं इसको। ये भी असत्य आएगा, नहीं कर सकते। तो इसको भी हमें पृथक नहीं कर सकते। चाय की पत्तियों को, चाय से पृथक करने, चाय की पत्ती को चाय की पत्ती को चाय से पृथक, चाय की पत्ती का चाय से पृथक्करण, चाय की पत्ती का चाय से पृथक्करण
निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है, निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। चाय की पत्ती ठोस है और जो चाय उबलने के बाद जो हम छान के नीचे पीते हैं, उस चाय में जो चाय की पत्ती को क्या छान के अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, छलनी द्वारा अलग कर दिया जाता है। तो ये चीज सत्य है। इस तरह से ये बात जो है वो सत्य है कि चाय की पत्ती को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा कर सकते हैं। और अनाज और भूसे का पृथक्करण है, अनाज व भूसे का पृथक्करण अनाज व भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। इसमें आएगा असत्य। थ्रेसिंग विधि से अलग कर सकते हैं अनाज भूसे को, यानी या तो थ्रेसिंग विधि से कर सकते हैं या तो दूसरी विधि हम लेंगे जो इसको बोलते हैं निष्पादन, उसके द्वारा पता कर सकते हैं। निस्तारण में तो जो निथार करके जो कोई चीज अलग की जाती है, जैसे पानी में बालू रेत मिली है, कुछ घंटे के लिए पानी रख दिया, बाद में पेंदे में जमा हो गई और निथार करके पानी को अलग कर दिया, वो है। तो उस विधि द्वारा इसको अलग नहीं कर सकते अनाज भूसे को। इस तरह से ये असत्य है और इस तरह से ये सवाल का सत्य सत्य का। अगला सवाल या अगला प्रश्न लेते हैं कि जल में चीनी और नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। या आप भी जानते हैं कि जल के अंदर नींबू घोल दिया, नींबू का रस मिला दिया, चीनी घोल ली, शिकंजी बना दी। आप शिकंजी में बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, मान लीजिए, तो आप ठंडी शिकंजी बना रहे हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में डालेंगे? यानी इसमें जो बर्फ डालेंगे वो चीनी घोलने से पहले डालेंगे, बाद में डालेंगे? और किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो बर्फ कब डालेंगे आप? उत्तर में लिखेंगे हम शिकंजी में पहले चीनी घोलेंगे, उसके बाद बर्फ डालेंगे। बर्फ डालेंगे यदि हम बर्फ पहले डालते हैं, तो विलयन का तापमान कम होने के कारण बाद में चीनी आसानी से नहीं घुलेगी, अगर हम पहले ही चीनी बर्फ डाल देंगे, ठंडा कर देंगे उसको, तो विलयन ठंडा हो गया। अब ठंडे पानी में चीनी जल्दी से नहीं घुलती है। हम जानते हैं कि कोई पदार्थ जितना गर्म होगा, कोई द्रव पदार्थ जितना गर्म होगा, उसमें विलय पदार्थ उतना ही आसानी से घोल सकते हैं। और तो हम पहले तो चीनी घोलेंगे और बाद में बर्फ डालेंगे। किस प्रकार में अधिक चीनी घोलना संभव है? अब यह दूसरी बात बताएंगे। यदि बर्फ डालने से पहले
चीनी घोलेंगे तो विलयन का ताप अधिक, तो चीनी अधिक घुलेगी, अधिक घुलेगी, क्योंकि बर्फ डालने से पहले विलयन का ताप अधिक होगा, का ताप अधिक होगा और अधिक ताप होने पर चीनी अधिक मात्रा में घुलेगी। यानी अगर हम पहले बर्फ डाल देंगे शिकंजी में तो विलयन ठंडा हो जाएगा, फिर चीनी ज़्यादा घोलना उसमें संभव नहीं है। जो चीनी घोलेंगे वो भी बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत घुल पाएगी, ज़्यादा नहीं घुल पाएगी। अगर हमने पहले बर्फ नहीं डाली है, पहले जो जल दिया है वो सामान्य ताप का जल है, मान लीजिए सामान्य ताप पर हम चीनी घोलेंगे, घुल जाएगी आसानी से, और अधिक मात्रा में हम घोलना चाहें तो घोल सकते हैं और उसके बाद में बर्फ डाल सकते हैं। अगर पहले बर्फ डाल दिया तो फिर चीनी ज़्यादा मात्रा में नहीं घुलेगी। तो कौन से पैकेट में चीनी ज़्यादा घुलेगी? बर्फ डालने से पहले यदि हम चीनी घोलेंगे तो ज़्यादा घुलेगी, और बर्फ डालने के बाद में चीनी घोलेंगे तो कम मात्रा में घुलेगी। इस प्रकार से इस अध्याय के प्रश्नोत्तर समाप्त हो गए हैं और अगला अध्याय हम कल शुरू करेंगे।